चलिए स्टार्ट करते हैं। CRAV क्विक रिवीजन सेशन 04। कुछ पॉइंट्स इसमें हमने कंपाइल करे हैं सो दैट वी कैन क्विकली रिवाइज द टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है संशोधन के पश्चात संसर्जन, जो हम क्रम कराते हैं उसका क्या प्रभाव होता है ना। संशोधन के पश्चात संसर्जन क्रम का प्रभाव होता है। तो बेसिकली संशोधन के पश्चात जो संसर्जन क्रम है वो कराया जाता है अग्निदीपन के लिए। ठीक है, किस लिए कराया जाता है? अग्निदीपन के लिए या फिर अग्नि संदूषण, है ना। अग्नि संदूषणार्थ इसका हम उपयोग करते हैं कि अग्नि दीपन हो जाए ना, जो स्नेह पान आदि के कारण जो अग्नि कम हो गई थी, मंद हो गई थी, उसको फिर से दीपन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज सेंधर लवण के साथ मंदोष्ण घृत का सेवन किस व्याधि में बता रखा है? तो ये बता रखा है हमारा वातच्छर्दी में, है ना। किस में बता रखा है? वातच्छर्दी में। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आ रखा है सेंधा लवण के साथ मंदोष्ण घृत का सेवन। ऐसे ही जब आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो जब हम श्वास रोग के बारे में बात करते हैं, है ना, श्वास रोग में, तो उसमें भी चिकित्सा में क्या बता रखा है? उसमें भी बता रखा है ना कि सैंधव का प्रयोग करना है हमें, किसके साथ में? तेल के साथ में। और सैंधव का तेल के साथ में उसको एप्लीकेशन करना है और देन फिर नाड़ी स्वेद या फिर प्रस्तर स्वेद उसमें कराने के लिए उन्होंने बोल रखा है। तो वो उसकी चिकित्सा में भी इस तरीके का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, किसमें? श्वास रोग में, है ना, प्रस्तर स्वेद। ठीक है। अच्छा, और सैंधव आदि तेल, है ना, कौन सा? सैंधव आदि तेल। तो ये आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, सैंधव आदि जो तेल होता है उसका रोग अधिकार क्या है? इसका रोग अधिकार क्या है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इज किस योनि व्यापद में कृमि की उत्पत्ति होती है? तो भाई हमारे जो योनि व्यापद होते हैं उसमें से एक योनि व्यापद बता रखा है अचरणा, है ना। तो उसमें क्या बता रखा है? उसमें कृमि की उत्पत्ति बता रखी है। कंडू जाता कुर्वंती जानतवा, इस तरीके से करके श्लोक में आता है। तो कि विक्रमी की उत्पत्ति के कारण उसमें अत्यधिक कंडू हुआ करती है, जिसकी वजह से अचरणा योनि व्यापद से पीड़ित जो कह सकते पीड़िता है, उसको अति नर आकांक्षणी करके भी बोला गया है कि उसको नर की आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से थोड़ा सा उल्लेख श्लोक में मिलता है। तो कौन से में है? अचरणा में। ठीक है, अचरणा योनि व्यापद। नेक्स्ट इज शाखा में कौन सा बंध बांधा जाता है? तो सबसे पहले बंध कितने होते हैं भाई? बंध टोटल कितने होते हैं? टोटल 15 बंध बता रखे हैं आचार्य वाग्भट ने, और 14 बता रखे हैं सुश्रुत ने। ठीक है, सुश्रुत आचार्य अकॉर्डिंग 14 और 15 किसके अकॉर्डिंग है? वाग्भट के अकॉर्डिंग। अच्छा, और शाखा में कौन सा बता रखा है? तो उन्होंने बोल रखा है कौन सा हमारा? अनुवेलित शाखासु, है ना। तो अनुवेलित जो बंध होता है, अनुवेलित, वो कहाँ बांधते हैं? उसको हम बांधते हैं शाखा में। ठीक है, अनुवेलित बंध शाखा में बांधा जाता है। नेक्स्ट इज कि रोवसिंग ऑपरेशन, हाँ इंपॉर्टेंट है। रोवसिंग ऑपरेशन इज रिलेटेड टू, ठीक है। अभी हमने लास्ट देखा था कि रोवसिंग साइन के बारे में। तो रोवसिंग साइन किस में था? रोवसिंग साइन किस में प्रेजेंट था? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। ठीक है, तो और रोवसिंग ऑपरेशन किस में है? तो रोवसिंग ऑपरेशन इज रिलेटेड टू पॉलीसिस्टिक किडनी। किस में? पॉलीसिस्टिक किडनी। ठीक है, इसमें हमारा होता है कौन सा? रोवसिंग ऑपरेशन। एंड रोवसिंग साइन किस में था? अभी लास्ट लेक्चर में लिया था ना हमने रोवसिंग साइन, तो वो किस में था? वो था हमारा अपेंडिसाइटिस में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, लिख दिया है मैंने फिर से ताकि रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए दोबारा से, अपेंडिसाइटिस में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा क्या इसमें कि भाई मदात्य में मद्य का सेवन कौन से प्रकार का उपशय होता है? पहली चीज़, उपशय कितने बता रखे हैं टोटल? ठीक है,
टोटल 18 प्रकार के उपचय होते हैं क्या? ठीक है, बताएंगे आप मुझे। अच्छा, मदात्य में मद्य का सेवन कौन सा उपचय होता है? तो बेसिकली इट्स उभय विपरीत अर्थकारी, है ना, उभय विपरीत तार्थकारी। हमारे उपचय होते हैं ना, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत। हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी या फिर उभय विपरीत अर्थकारी। और उसमें भी किसके अकॉर्डिंग होते हैं फिर ये? आहार, ठीक है, विहार और हमारी जो औषध होती है उसके अनुसार। ठीक है, तो हमारा जो मदात्य में मद्य का सेवन होता है वो उभय विपरीत अर्थकारी माना जाता है। नेक्स्ट इज ड्रंकन गेट। ठीक है, ड्रंकन गेट इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली ड्रंकन गेट इज रिलेटेड टू सेरिबेलर रीजन, सेरिबेलर लीजन। ठीक है, अगर कोई भी लीजन कहाँ पर है? हमारी सेरिबेलर पार्ट में है ना, सेरिबेलम पार्ट में है, तो उसकी जो गेट होगी, जो पेशेंट होगा उसकी गेट होगी, वो कैसी होगी? ड्रंकन गेट होगी उसकी। ठीक है, इसको गेट को लेके हम एक थोड़ा सा कंपाइल कर लेंगे अलग से, जो भी मल्टीपल गेट्स हैं पार्किंसन में कैसी गेट होती है किस किस में, वो थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट इज शाखोटक का क्वाथ शारंगधर संहिता अनुसार उसका अच्छा रोगाधिकार क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये शाखोटक होता है ना, ये शाखोटक, शाखोटक इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, ये अपना श्लीपद। ठीक है, शाखोटक का जो यूज़ है वो किस में बता रखा है? वो श्लीपद में बता रखा है। इट्स ए ड्रग ऑफ चॉइस बेसिकली श्लीपद के लिए। तो शाखोटक क्वाथ का शारंगधर संहिता अनुसार रोग अधिकार है श्लीपद। ठीक है, नेक्स्ट इज वंग धातु का किस ग्रह में संबंध है? ठीक है, तो वंग धातु का किस धातु में संबंध है? इसको हम लोग याद कर लेते हैं कैसे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग अलग से बता देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इधर समझते हैं। हमारे कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। ठीक है, जैसे संडे होता है तो संडे इज सूर्य, है ना। नेक्स्ट इज मंडे मून, चंद्र। ठीक है, सूर्य चंद्र। फिर ट्यूसडे मंगल, है ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध, हिंदी में यही होता है ना नाम दिनों के, बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, है ना, शनि राहु और केतु। ठीक है, ये हमारे हुआ करते हैं ग्रह। अब द क्वेश्चन इज कि इनका किस किस धातुओं के साथ संबंध है, वो कैसे मेमोराइज करें? तो उसको हम मेमोराइज करते हैं कि भाई टीआरपी, है ना, टीआरपी, टीआरपी के लिए नाग ने हेम को 1 बार, है ना, 1 बार यानी एक बार, 1 बार काटा, उसने बाइट कर लिया, डस लिया एक तरीके से, काटा। अब जब काट लिया है तो क्या उसको फिर एंटीडोट देनी पड़ेगी ना, उसका एंटीवेनम देना पड़ेगा। तो क्या है? टीका लो। टीका बोलते हैं ना, वैक्सीनेशन को बोलते हैं ना वैसे टीका, ऐसे ही तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं अब क्या कि टीका लो भाई, कि नाग ने हेम को काट लिया है 1 बार, एक बार काट लिया है, सो आप टीका लो। ठीक है, तो ती, टी ना लिख के हम ती लिखते हैं, ती का एंड लो। ठीक है, अच्छा इसको डिकोड करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इज टी फॉर ताम्र। ठीक है, सीरीज से लिखेंगे। सूर्य के लिए कौन सा है द्रव्य? ताम्र। नेक्स्ट इज चंद्र, चंद्र के लिए आर, रजत, है ना, रजत या चांदी जिसको बोलते हैं। मंगल, मंगल के लिए कौन सा है? पी से पित्तल, गॉट इट। नेक्स्ट इज बुध, बुध के लिए क्या है? टीआरपी के लिए नाग, है ना, नाग, लेड।
ठीक है। नेक्स्ट इज हेम, किसके लिए? गुरु के लिए। तो हेम, हेम मतलब स्वर्ण, है ना, स्वर्ण। नेक्स्ट इज व्हाट? शुक्र, शुक्र के लिए क्या है? हेम को वन, वन से हम याद रखते हैं वंग, ठीक है, क्या याद रखते हैं? वंग। नेक्स्ट इज शनि, शनि के लिए क्या है? बार कांटा, तो वन बार काटा। और यहाँ पे हम अब कितने बचे हमारे? शनि राहु केतु, तो वो हम लेते हैं इससे ती का लो। कैसे? ती से तीक्ष्ण लो, है ना, बोलते हैं ना शनि का जो प्रभाव होता है बहुत तीक्ष्ण होता है, ऐसे करके, तो तीक्ष्ण लो। नेक्स्ट इज राहु के लिए का से कांस्य, है ना, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में या स्पोर्ट्स में मिलते हैं ना कांस्य पदक, कांस्य, ब्रोंज। एंड लो, लो से आएगा हमारा कांत लो, कौन सा? कांत लो। तो ऐसे करके हम इसको डिकोड कर सकते हैं बेसिकली। सूर्य के लिए ताम्र, चंद्र के लिए रजत, मंगल के लिए पित्तल, बुध के लिए नाग, गुरु के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए वंग, शनि तीक्ष्ण लौ, राहु कांस्य और केतु के लिए कांत लौ। ये धातुओं का और ग्रह का संबंध है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वंग धातु किस ग्रह से संबंधित है? तो किससे है भाई? अभी देखा हमने, तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है ना, ये हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फिर गंगा अम्बु संभूतम किसके लिए वर्णित है? रसशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा अम्बु संभूतम इज बेसिकली रिलेटेड विद नीलगंधी माणिक्य, ठीक है ना, किससे? नीलगंधी माणिक्य से उसके लिए बोला गया है, ठीक है, कि भाई इस प्रकार का होता है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और होता है हमारा, कौन सा? गंगा तोय बिंदु छवि। जैसे गंगा तोय, गंगा का पानी, तोया मतलब जल, है ना, गंगा तोय बिंदु, बिंदु इज ड्रॉप, छवि, छवि मतलब उसकी कह सकते हैं आभा, है ना, इस तरीके से थोड़ा चमचमाने वाला, है ना, जैसे गंगा का एक निर्मल पवित्र जल होता है वो चमकता है, उस तरीके से इसको समझ सकते हो। किसके लिए? वो स्फटिक के लिए बोला गया है, ठीक है, जो हमारी एलम होती है, स्फटिक होती है, उसके लिए ये आया हुआ है गंगा तोय बिंदु छवि। और गंगा संभूतम, गंगा अम्बु संभूतम नील गंधी माणिक्य के लिए आ रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज शमी धान्य में उत्तम अपथ्य है। ध्यान दीजिए, अपथ्य पूछ रखा है रूबी किसमें? शमी धान्य में। तो शमी धान्य में अपथ्य कौन होता है? मुद्ग नहीं, कौन सा? माश। अच्छा, फिर पथ्य कौन सा होता है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या बोला गया इन्होंने? नेक्स्ट बोला है इन्होंने कि गर्भिणी कार्शम आपद्यते विशेषण आचार्य के अनुसार गर्भिणी में किस मास के लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो लक्षण है वो गर्भिणी में किस मास में प्रकट होता है। तो जनरली ये जो होता है हमारा, ये पंचम मास में, है ना, पंचम मास में प्रकट होता है ये लक्षण, ठीक है। चलिए और देखते हैं। फिर आता है हमारा क्या, कि जलोदरारी रस का मुख्य घटक क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है हमारा जयपाल, ठीक है, याद कर लेंगे बिल्कुल। ऐसी चीज़ों को जो मल्टीपल टाइम्स आते हैं ना, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाती हैं। तो जलो उदरारी रस का मुख्य घटक है जयपाल। नेक्स्ट इज हेम गर्भपोटली में ताम्र भस्म की मात्रा क्या होती है? तो भाई हेम गर्भपोटली में ताम्र की जो मात्रा होती है वो 3 गुनी होती है, 3 पार्ट, है ना। मैं पूरा ही बता देता हूँ। हेम गर्भपोटली में क्या होता है? हेम होता है एक तो, ठीक है, क्या क्या होता है हेम गर्भपोटली में? स्वर्ण होता है, ठीक है, कितना? 1 भाग। उसके बाद होता है इसमें गंधक, ठीक है, ये कितना होता है? 2 भाग। नेक्स्ट इज ताम्र, ये कितना? 3 भाग। और लास्ट होता है इसमें पारद। पारद कितना होता है? पारद होता है बेसिकली 4 भाग, ठीक है। और इसमें किसकी? इसमें कुमारी स्वरस की भावना दी जाती है,
कुमारी स्वरस भावना। ठीक है, अब कितने दिन तक दी जाती है, क्या होता है वो सारा और डीप पार्ट चला जाता है। मेन चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या रखिए कि इसमें 1 भाग स्वर्ण, 2 भाग गंधक, 3 भाग ताम्र और 4 भाग इसमें पारद हुआ करता है। और जो क्वेश्चन था, हेमगर्भ पोटली में ताम्र भस्म की मात्रा कितनी होती है, तो 3 पार्ट होती है। इसमें भावना किसकी दी जाती है, तो कुमारी सरस की भावना दी जाती है। नेक्स्ट इज नाभिस्थ प्राणपवम स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम किस ग्रंथ का संदर्भ है, तो ये तो बहुत आसान है ना। किस ग्रंथ का है ये बेसिकली किसने बताया हुआ है, शारंगधर संहिता में ये आया हुआ है। ठीक है, आचार्य शारंगधर का श्लोक है ये। रेस्पायरेशन को लेकर आयुर्वेद में रेस्पायरेशन के बारे में बताता है, तो शारंगधर संहिता से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे हमने यहाँ पर कवर अप करे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।